Hello dear students, I hope you all are fine. Today I am going to cover chapter number 4 of class 6, My Experiment with Truth by M.K. Gandhi, that is Mohandas Karamchand Gandhi, who is shining on our currency notes obviously. And this chapter is of class 6. I have already covered the chapter Attila of this class. I'll be covering rest of the chapters, fine. And so let's start. This is of DAV board. This is very important to mention that in DAV schools we have this book in class 6th. Fine. This is the story taken from the autobiography of महात्मा गांधी. अब सबसे पहले समझते हैं ऑटोबायोग्राफी क्या होता है. ऑटोबायोग्राफी का मतलब है व्हेन यू राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. जब आप अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी, आपकी लाइफ कैसे रही, आपकी जर्नी धरती के ऊपर कैसी रही है, आपकी क्या लाइफ स्टोरी है, उसको बुक की फॉर्म में लिखते हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है. एंड अगर आपकी लाइफ से कोई और पर्सन बहुत इंस्पायर है, ठीक है, और वो आपकी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है. तो ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है, पूरी बुक का नाम माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है. उसमें से ये थोड़ा सा पार्ट लेके आपकी बुक में एज अ चैप्टर डाल दिया गया है. ठीक है. सो अब इस ऑटोबायोग्राफी का जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम रीड करते हैं. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जब एक बड़ी चीज़ में से हम एक छोटी चीज़ को निकालते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट. सिंपल भाषा में हम उसे पार्ट बोलेंगे. तो ये बड़ी जो ऑटोबायोग्राफी बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आपकी बुक में है. फाइन. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन आई वाज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज. सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आ गया रिकलेक्ट. रिकलेक्ट का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर. ठीक है. अब वो कहते हैं कि मैं 7 साल का था जब मुझे प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया और मुझे अच्छी तरह याद है. वेल रिकलेक्ट मीन्स अच्छे से रिमेंबर है, याद है उन दिनों के बारे में, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी. वो कहते हैं मुझे अपने टीचर्स के नाम भी याद है. अब ये जो आए पर्सन है ये कौन है? महात्मा गांधी अपनी खुद की स्टोरी बता रहे हैं. कहते हैं मुझे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं 7 ईयर्स का था जब मैं प्राइमरी स्कूल में गया, मुझे अच्छे से वो सारे दिन याद हैं, रिकलेक्ट हैं. एंड ही सेड कि मुझे और क्या क्या याद है, मुझे अपने टीचर्स के नेम याद हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी. पर्टिकुलर्स मीन्स उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं, मे बी उनका बिहेवियर, मे बी उनके चलने का ढंग, मे बी उनके पढ़ाने का वे, ये सब कुछ वो कहते हैं मुझे पता है. आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई. वो कहते हैं मुझे याद है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, उन दिनों में भी कभी झूठ नहीं बोला. ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, ना ही अपने टीचर्स से और ना ही अपने क्लास फेलो से, अपने स्कूलमेट से कभी भी झूठ नहीं बोला. आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. नाउ महात्मा गांधी ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज नेचर कि उनका जो नेचर था वो बहुत शाई था, बहुत शर्मीले थे. एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, ज़्यादा किसी से फ्रेंडली नहीं होते थे. कंपनी का मतलब है यहाँ साथ, किसी का ज़्यादा साथ नहीं होते थे, किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते थे. उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्रेंड्स थी वो थी उनकी बुक्स. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस. वो कहते हैं मेरी बुक्स और मेरे लेसन्स जो भी मैं स्कूल में सीखता था वही मेरे सोल कंपेनियन थे. सोल का मतलब होता है ओनली, ठीक है. कंपेनियन का मतलब है फ्रेंड्स, साथी. टू बी एट स्कूल at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. अब वो कहते हैं कि स्कूल जैसे ही, स्ट्रोक ऑफ द आवर का मतलब है कि जैसे ही वो घंटी बजती, वो समय स्टार्ट होता स्कूल जाने का, तो कहते हैं कि मैं स्कूल पहुंच जाता था बिल्कुल समय पे, मीन्स ही वॉज वेरी पंचुअल. और जैसे स्कूल ख़त्म होता था तो एज सून एज जैसे स्कूल ख़त्म होता तो अपने घर वापस आ जाता. और यही वो कहते हैं कि मेरी डेली हैबिट थी. ठीक है. तो इसमें हमारे पास एक ईडियम है, एट द स्ट्रोक ऑफ आर. ईडियम होता है मुहावरा. एट द स्ट्रोक ऑफ आर मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय पे, 24 आवर्स में बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय पे जब उनका स्कूल स्टार्ट होता तो वो वहाँ होते और जैसे स्कूल ख़त्म होता तो अपने घर वापस आ जाते. इससे पता चलता है उनके कैरेक्टर की ये बात कि वो बहुत ज़्यादा पंचुअल थे. और इसी फर्स्ट पैराग्राफ में से हमें ये भी पता चलता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे. तो ये भी उनके कैरेक्टर की एक मेन बात है. नेक्स्ट, 2 इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी. मेरी मेमोरी में वो पूरी तरह से चिपकी हुई हैं, पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, अभी भी मौजूद है मेरी मेमोरी में. वो क्या है? एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेज बाय माई फादर. अब वो कहते हैं कि एज अ रूल, यानी एज अ रूल से क्या पता लग रहा है कि बहुत ही डिसिप्लिनरी पर्सन थे महात्मा गांधी शुरू से ही, बचपन से. तो उनका रूल क्या था?
वो कहते कि मुझे डिसटेस्ट था, मतलब मुझे रीडिंग का कोई शौक़ नहीं था बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, मतलब मैं सिर्फ अपनी स्कूल बुक्स जो हैं उन्हीं को रीड करता था, बाकी इसके अलावा स्कूल बुक्स टेक्स्ट बुक्स के अलावा मैं किसी भी चीज़ के लिए मेरा डिसटेस्ट था, यानी ही वॉज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, ठीक है, इन प्लेजर रीडिंग जो हम करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा बुक्स नॉवेल्स वगैरह या कोई स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, सिर्फ अपने स्कूल की बुक्स ही पढ़ते थे। लेकिन कहते एक बार क्या हुआ कि उनके फादर एक उनके लिए बुक बाय करके लाए। सम हाउ माई आईज फेल ऑन द बुक। आईज फेल ऑन द बुक का मतलब होता है नज़र पड़ जाना, एकदम से कोई चीज़ अचानक से आपको दिख जाना और उसने आपका ध्यान अट्रैक्ट कर लिया हो। तो कहते हैं कि मेरी नज़र किस पे पड़ी, एक बुक के ऊपर जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। नाउ दिस वॉज द बुक अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। हम सब ने श्रवण की स्टोरी सुनी हुई है। जो श्रवण कुमार थे वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते थे, और ये पिक्चर में आपको विजिबल है कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को इस तरह 2 बास्केट्स में बिठा के अपने शोल्डर्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं पिलग्रिमेजेस करवाए थे, जो कि उनके पेरेंट्स की विश थी। तो इस पूरी स्टोरी के ऊपर ये बुक थी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक, जो कि महात्मा गांधी जी की जिसने अपने महात्मा गांधी जी को अट्रैक्ट किया। अब ये उनके सिलेबस का पार्ट नहीं थी, दिस वाज एन एक्स्ट्रा बुक, और इसे परचेज उनके फादर ने किया था। फ्रेंड्स, अब कहते हैं कि उसमें बुक में एक पिक्चर भी थी जो महात्मा गांधी जी ने देखी, जो कि हमारी बुक में भी प्रिंट की गई है, जिसमें श्रवण अपने पेरेंट्स को 2 बास्केट्स जो कि एक लॉन्ग वुडन स्टिक के साथ टाई की गई हैं, उनमें बिठा के वो उनको पिलग्रिमेजेस यानी कि तीर्थ स्थान पे लेके जाते हैं। पिलग्रिमेजेस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे हरिद्वार जाना, केदारनाथ जाना, गोल्डन टेम्पल चले जाना, मक्का मदीना जाना, ठीक है। तीर्थ स्थान जो होते हैं उनको हम पिलग्रिमेजेस बोलते हैं, और जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो लोग उन जगहों पे जाते हैं, उन्हें पिलग्रिम्स बोलते हैं। The book and the pictures left an undying impression on my mind. Undying impression यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब होता है everlasting impression, ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाला एक असर छोड़ दिया उस बुक की, इस पिक्चर्स ने और उस बुक ने महात्मा गांधी जी के दिमाग के ऊपर। Here is an example for you to copy, I said to myself. अब महात्मा गांधी कहते हैं मैंने अपने आप से कहा कि ये तो एक एग्जाम्पल है श्रवण कुमार की जो मुझे भी कॉपी करनी चाहिए। कॉपी करनी चाहिए का यहाँ मतलब है फॉलो करनी चाहिए, कि मुझे भी श्रवण कुमार की तरह अपने पेरेंट्स की इतनी ही सेवा करनी चाहिए और इस तरह का बेटा बनना चाहिए। Another similar play हर्षचंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। अब वो कहते हैं कि एक और इसी तरह का प्ले था, ठीक है, जिसने मेरा दिल जो है उसका ध्यान अपनी तरफ किया, मेरे कैप्चर्ड माई हार्ट। कैप्चर का मतलब ऐसे क्या होता है, पकड़ लेना, लेकिन यहाँ कैप्चर का मतलब है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, फाइन, और दिल में जगह बना लेना एक तरह से। तो उनके दिल में जगह बन गई किस चीज़ से, वाई द अनदर प्ले एंड द नेम ऑफ द प्ले वॉज हरीश चंद्र। हम सबको पता है राजा हरीश चंद्र थे, फाइन, और उनकी स्टोरी थी, वो हमेशा सच बोला करते थे, तो उनकी स्टोरी पे ये प्ले। अब महात्मा गांधी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरीश चंद्र। वो कहते हैं कि सब लोग हरीश चंद्र की तरह ही सच्चे क्यों नहीं बन जाते, वो उनकी तरह सच क्यों नहीं बोलते, क्योंकि राजा हरीश चंद्र जो हैं वो हिस्ट्री में फेमस हैं सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले पर्सन के लिए, और उसके बाद हमें पता कि महात्मा गांधी इज़ एट नंबर 2, फाइन, और वो उन्हीं से इंस्पायर हुए थे एक तरह से। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब वो कहते हर समय मैं अपने आप से यही क्वेश्चन पूछता रहता कि हम सब भी सच बोलना स्टार्ट क्यों नहीं कर देते। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑडियल्स हरीश चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी। अब ऑडियल क्या होता है, ऑडियल होता है टेस्ट, पेनफुल एक्सपीरियंसेस इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ मुश्किल जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ में उनको हम ऑडियल्स कहते हैं, कुछ हमारे टेस्ट होते हैं उनको हम ऑडियल्स कहते हैं, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि अगर हमें ट्रूथ को फॉलो करना है तो हमें भी बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, पेनफुल एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे हमें भी टेस्ट देने पड़ेंगे। हरीश चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी। अब हरीश चंद्र जो है, अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी तो उनको भी बहुत सारे जो टेस्ट हैं, बहुत सारे ऑडियल्स हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस को झेलना पड़ता सिर्फ उनकी एक आदत की वजह से, एंड दैट हैबिट वाज ऑफ
स्पीकिंग द ट्रूथ ऑल द टाइम, टेलिंग द ट्रूथ ऑल द टाइम, ठीक है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी उनसे इंस्पायर्ड थे। अगर आपने हरीश चंद्र जी की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आप इंटरनेट पे जाके देखना, हरीश चंद्र को अपनी पूरी फैमिली को छोड़ना पड़ गया था बिकॉज ऑफ the truth he used to speak all the time. So there was another such incident during the time when I was in the 7th standard. अब महात्मा गांधी 7th स्टैंडर्ड में जब हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो एक और इंसिडेंट हुआ जो उन्होंने यहाँ पे कोट किया है, बताया है। दोराबजी जिमी the headmaster was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. अब दोराबजी जिमी जो हैं वो उनके हेड मास्टर थे उनके स्कूल के, और वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन थे अमंग द बॉयज़, जो उस स्कूल में बॉयज़ पढ़ते थे। ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं वो कोएड स्कूल में नहीं थे, वो बॉयज़ स्कूल में थे उस टाइम पे। एंड वो जो पर्सन थे दोराबजी जिमी, वो बहुत ही डिसिप्लिनेरियन पर्सन थे, यानी बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन थे। मैन ऑफ मैथड का मतलब होता है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही केयरफुल हो जो पर्सन अपने कामों में, अपने कामों को बहुत ध्यान से करता हो, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, उसको हम मैन ऑफ मैथड बोलते हैं। और एक गुड टीचर भी थे। He had made gymnastics and cricket compulsory and I dislike both. अब वो कहते हैं कि उन्होंने आते ही स्कूल में, जब वो हेड मास्टर थे, उन्होंने जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट बॉयज़ के लिए कंपलसरी कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी को ये दोनों ही पसंद नहीं थे। I never took part in any exercise before they were made compulsory. ठीक है। अब वो कहते हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैंने कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस तरह की किसी फिजिकल गेम में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ तब कि करना पड़ा जब ये कंपलसरी हुआ, करना पड़ा, करना चाहते नहीं थे। I then had the false notion that gymnastic had nothing to do with education. Notion का मतलब होता है thinking, notion का मतलब आइडिया हो सकता है, thinking होता है, thinking होता है, आइडिया या thinking, यहाँ पे thinking है। तो वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसी थिंकिंग थी मेरे दिमाग में जो कि फॉल्स यानी कि रॉन्ग थी, कि जो जिम्नास्टिक होता है, जो फिज़िकल बॉडी की हमारी जो एक्सरसाइज होती है, उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा महात्मा गांधी जी का एक थॉट था, जो उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो थॉट बिल्कुल फॉल्स, बिल्कुल गलत था। टुडे आई नो दैट फिज़िकल ट्रेनिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। अब आज जब वो कह रहे मैं ये बुक लिख रहा हूँ, जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, मैं एक एडल्ट हूँ, तब मुझे जाके इस बात की नॉलेज हुई कि हमारी बॉडी फिज़िकली भी उतनी ही फिट होनी चाहिए जितनी कि मेंटली। सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहने से, बुक वॉर्म बने रहने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो बॉडी है वो भी फिट होनी चाहिए, और उसके लिए वी नीड टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेज, वी हैव टू प्ले गेम्स। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। अब वो कहते हैं कि मैं जिम्नास्टिक्स को इतना डिसलाइक इसलिए करता था क्योंकि मेरी एक कीन डिज़ायर थी। डिज़ायर होती है विश, इच्छा, और कीन होती है जो हमारी बहुत ज़्यादा जो ईगर हो हम किसी काम को करने के लिए, कि मुझे ये करना ही करना है, करके ही रहना है। तो इस तरह की उनकी एक विश थी, और वो विश थी अपने फादर का टेक केयर करना। नर्स टू माई फादर मीन्स टू टेक केयर ऑफ माई फादर। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. वो कहते जैसे स्कूल ख़त्म होता मैं फटाफट घर जाता, हरीडली घर जाता, और जाके अपने फादर की देख रेख, सर्विंग मीन्स उनकी टेक केयर करने लग जाता। Now it happened that one Saturday I had to go from home to school for gymnastic at 4 o'clock in the afternoon. I had no watch and the clouds deceived me. अब वो कहते कि एक दिन सैटरडे था और मुझे अपने स्कूल जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस के लिए, जो कि कंपलसरी कर दी थी दोराबजी जिमी ने, जो कि हेड मास्टर थे स्कूल के, वहाँ पे जाना था। कब जाना था? 4 o'clock, शाम के 4 बजे मुझे जाना था। लेकिन कहते मेरे पास घड़ी नहीं थी समय देखने के लिए, और क्लाउड्स ने मुझे धोखा दे दिया। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, जिसके लिए अनदर वर्ड हो सकता है बिट्रे। ठीक है, बिट्रे इज़ द अनदर वर्ड। फाइन। तो वो कहते कि मुझे धोखा दिया। किसने धोखा दिया? मुझे बादलों ने धोखा दे दिया, तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। व्हेन आई रीच द स्कूल ऑल द बॉयज़ हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि वो स्कूल पहुंचने में लेट हो गए। सारे बॉयज़ जिम्नास्टिक कंप्लीट करके वहाँ से जा चुके थे। आप फोटोग्राफ में देख सकते हो कि उस टाइम जिम्नास्टिक ये सारा कुछ करवाया जाता था। ठीक है। द नेक्स्ट डे ऑन बीइंग आस्क्ड द रीज़न फॉर एब्सेंस आई टोल्ड मिस्टर जिमी दैट व्हाट हैड हैपन। अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे मैंने मिस्टर जिमी को सारा सच बता दिया कि क्या हुआ, मैं क्यों लेट पहुँचा। बट होता क्या है कि जो दोराबजी जिमी जो उनके हेडमास्टर हैं, वो उनकी बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी कि डिनाई कर देना, मना कर देना, बिलीव नहीं करते महात्मा गांधी का। उन्हें लगता है महात्मा गांधी झूठ बोल रहे थे।
आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, कन्विक्टेड का मतलब है टू मेक गिल्टी, यानी कि उनको झूठ बोलने के लिए गिल्टी करार दिया गया, ये कहा गया कि दैट यू आर अ लायर, ठीक है। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। कन्विक्टेड मीन्स किसी को गिल्टी ठहराना किसी काम के लिए, उसको बोलना कि दैट पर्सन हैज़ डन रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो उनको कन्विक्ट कर दिया गया, उनको गिल्टी फील करवाया गया कि तुमने झूठ बोला है और उस चीज़ को मान लिया गया, दैट इज़ कन्विक्टेड। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ठीक है, ब्लेम कर देना किसी को, उसको गिल्टी फील करवा देना, तो दैट डीपली पेन मी। और महात्मा गांधी को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब हम सब जानते हैं उन्हें बुरा क्यों लगा, क्योंकि जो सबसे पहली बुक उन्होंने आउट ऑफ उनके स्कूल करिकुलम से पढ़ी थी वो श्रवण कुमार की थी और दूसरी हरीश चंद्र की थी। पहली बुक में से उन्होंने पेरेंट को कैसे टेक केयर करनी चाहिए, वो हमारी ड्यूटी है, वो सीखा था। और दूसरी बुक हरीश चंद्र में से उन्होंने सीखा था दैट वी शुड बी ट्रूथफुल ऑलवेज। तो इसलिए उन्हें इस बात का पेन हो रहा था कि मैंने झूठ नहीं बोला। मोर ओवर जब हमने कोई गलती की नहीं होती और हमारे ऊपर कोई इस तरह से ब्लेम लग जाए तो हमें बहुत दुख होता है। हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, अब वो कहते हैं कि मैं अपनी इनोसेंस को कैसे प्रूव करूँ। इनोसेंस मीन्स दैट व्हेन समवन हैड नॉट डन समथिंग रॉन्ग, व्हेन समवन हैजंट डन समथिंग रॉन्ग, दैट इज़ इनोसेंस। मीन्स वो पर्सन गिल्टी नहीं है, दैट इज़ इनोसेंस। वो पर्सन बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, उसको हम कहते हैं इनोसेंस। अब वो कहते हैं कि मैं अपने आप को निर्दोष कैसे प्रूव करूँ दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई वॉज नॉट रॉन्ग। मुझे सच में टाइम का पता नहीं था, सच में मेरे पास वॉच नहीं थी और मुझे नहीं पता चला, मैं कैसे प्रूव करूँ। देयर वॉज नो वे आई लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी मैन ऑफ केयर। अब वो कहते हैं उस दिन मैंने अपने इस ऑर्डियल से, अपने इस चैलेंजिंग सिचुएशन से ये सीखा कि जो इंसान मैन ऑफ ट्रुथ है, जो हमेशा सच बोलता है, उसे मैन ऑफ केयर भी होना चाहिए, उसको चीज़ों की केयर भी करनी है। ये नहीं कि सिर्फ सच ही बोली जा रहे हैं, हमें चीज़ों का ध्यान भी रखना है, हमें पंक्चुअल भी होना है, हमें डिसिप्लिन्ड भी होना है। सिर्फ सच बोलने अकेले से कुछ नहीं होगा। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल। इंस्टेंस वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है इंसिडेंट, आप लगा लो एग्जाम्पल या इंसिडेंट। वैसे इसका मतलब एग्जाम्पल होता है इन डिक्शनरी मीनिंग। तो अब वो कहते हैं कि ये लास्ट एग्जाम्पल या लास्ट इंसिडेंट था मेरी लाइफ में जब मैंने कोई भी केयरलेसनेस अपने स्कूल में शो की। इसके बाद और ज़्यादा महात्मा गांधी जो हैं डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि ऐसा मौका कभी भी ना आए जब उन्हें इन चीज़ों के लिए कन्विक्ट किया जाए। फाइन, बट देयर इज़ अनदर निगलेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी। पेनल्टी वर्ड का मीनिंग होता है फ़ाइन, जब हमें कोई फ़ाइन भरना पड़ता है, ठीक है। स्कूल लेट गए तो कभी फ़ाइन हो गया, या हमने हेलमेट नहीं पहना तो फ़ाइन कर दिया पुलिस वालों ने, दैट इज़ पेनल्टी। लेकिन कहते एक और निगलेक्ट था। निगलेक्ट होता है व्हेन वी इग्नोर समथिंग, जब किसी चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम उसे निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन वो कहते लाइफ में एक और भी ऐसी चीज़ थी जिसे मैंने इग्नोर किया था, जिसका मुझे बाद में फ़ाइन देना पड़ा। फ़ाइन देने का मतलब ये नहीं कि सचमुच उन्होंने किसी को कुछ पैसे दिए। फ़ाइन देने का मतलब ये है कि उनको उसका कुछ भुगतान करना पड़ा। मे बी उनको उस चीज़ के लिए लेटर ऑन बुरा फील करना पड़ा, या एम्बैरस फील करना पड़ा, या किसी की चार बातें सुननी पड़ी और उन्हें रिग्रेट हुआ। सो आई डोंट नो व्हेन आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब वो कहते कि मुझे नहीं पता ये बात कब मेरे दिमाग में आ गई। नोशन अगेन मैंने बताया था थॉट, ठीक है, या आइडिया। तो उनके दिमाग में ये आइडिया या थॉट आ गया कि जो गुड हैंड राइटिंग है उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा महात्मा गांधी जी की सोच थी। लेकिन वो कहते हैं ये सोच कब मेरे दिमाग में आई मुझे नहीं पता, बट ये उनका एक नोशन बन गया कि गुड हैंड राइटिंग का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बट आई रिटेन्ड इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। और वो कहते हैं कि ये कंटिन्यू रही सोच मेरे दिमाग में। रिटेन्ड का मतलब है कंटिन्यू रहना, ठीक है, कंटिन्यू रहती है वो सोच, लेकिन एक पीरियड तक कंटिन्यू रहती है। जब वो इंग्लैंड जाते हैं, हम सबको पता है महात्मा गांधी जो है वो इंग्लैंड गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। ही वॉज इन द ही वॉज अ लॉयर। सो वो इंग्लैंड गए थे अपनी लॉ की स्टडी करने के लिए। तो ही बिकेम अ बैरिस्टर, अ लॉयर, ठीक है। जो बैरिस्टर्स होते हैं वो हाई कोर्ट्स में जो केसेस हैं उनसे डील करते हैं। तो इसके लिए वो इंग्लैंड गए थे। व्हेन लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका वो भी इसीलिए गए थे क्योंकि वो एक बैरिस्टर थे। एंड आई सॉ द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन। तो वो कहते जब मैंने वर्ल्ड ट्रैवल किया, जब मैं इंग्लैंड गया, जब मैं साउथ अफ्रीका गया, तो वहाँ जो लॉयर्स थे, जो वकील थे,
उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत ही सुंदर थी, और भी यंग मैन जिनसे वो मिले उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, और इस चीज़ को देख के उन्हें बहुत एम्बैरेस हुआ क्योंकि महात्मा गांधी की खुद की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। ही वॉज अशेम, आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंटेड फॉर माई निगलेक्ट। अब उन्हें वो कहते कि मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि, और रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट होना, पछतावा होना, ठीक है। रिग्रेट हुआ उनको, पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग को निगलेक्ट यानी कि इग्नोर किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। नाउ आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। अब वो कहते हैं जब उन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया तब उन्हें पता चला कि जो बैड हैंड राइटिंग है उसको क्या समझा जाता है, उसको किस समझा जाता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो इम्परफेक्ट है, यानी कि आप अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़े या आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, दैट्स वाई योर हैंड राइटिंग इज़ बैड, ऐसा माना जाता है। रिगार्डेड एज साइन का मतलब होता है कंसीडर करना, माना जाना। बैड हैंड राइटिंग को ये माना जाता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो ठीक नहीं हुई है, इम्परफेक्ट है। तो इसलिए महात्मा गांधी को एम्बैरेस फील होता है अपनी हैंड राइटिंग पे, वो रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं उस चीज़ के ऊपर। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट। अब वो कहते हैं मैंने कोशिश की कि अब मैं अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर लूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब वो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने कोशिश करने पे भी इम्प्रूव नहीं हुई। आई कुड नेवर रिपेयर द निगलेक्ट ऑफ माई यूथ। अब वो कहते हैं मैं उस अपने निगलेक्ट को जो मैंने इग्नोर किया था हैंड राइटिंग से रिलेटेड, उसको कभी भी ठीक नहीं कर सका, रिपेयर नहीं कर सका। देर इज़ अनदर इंसिडेंट विच आई मस्ट शेयर। अब वो कहते हैं एक और इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा सॉरी। और वो क्या था कि महात्मा गांधी ही कमिटेड अ थेफ्ट, उन्होंने एक चोरी की थी, ठीक है। कमिट का मतलब होता है अटेम्प्ट करना, थेफ्ट का मतलब है चोरी। तो उन्होंने एक चोरी की थी व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, जब वो 15 साल के थे। आई हैड रन इनटू अ डेट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। डेट होता है किसी के ऊपर कर्जा चढ़ जाना, हमने कभी किसी से पैसे लिए हों और वापस ना किए हों, या उसे बोला हो थोड़ी देर बाद वापस करेंगे, तो किसी से मनी बोरो कर लेना और आपने उस मनी को लेटर रिटर्न करना हो तो उसको हम डेट बोलते हैं, कर्जा, जिसको हम कहते हैं कर्जा लिया किसी से। तो 25 रुपीज़ का कर्जा हो गया महात्मा गांधी के ऊपर जब वो 15 साल के थे, और उन दिनों में 25 रुपीज़ वॉज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। आज के वो हज़ारों रुपए होंगे जो उस टाइम के 25 रुपए थे। अब वो कहते हैं कि मेरे ब्रदर जो है हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। अब कहते हैं कि मेरे जो ब्रदर थे उनकी बाजू में, उनके आर्म में एक आर्मलेट था। आर्मलेट मीन्स एक कड़ा हो सकता है या एक ब्रेसलेट हो सकता है, उसको बोलते हैं, और वो सॉलिड गोल्ड यानी प्योर गोल्ड का बना हुआ था। तो आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट एंड डेट वॉज क्लियर्ड। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें से थोड़ा सा गोल्ड उनके आमलेट में से ले लिया, ठीक है। मे बी वो उस आमलेट के साथ कुछ घुंघरू वगैरह लगे होंगे या उसके साथ कोई छोटी मोटी चेन्स होंगी, तो उसमें से उन्होंने थोड़ा वो निकाल लिया और उसे बेच दिया और अपना जो कर्जा था उसे क्लियर कर दिया, जिसको 25 रुपये देने थे उसको दे दिए। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि उनकी जो कॉन्शियस थी वो उन्हें प्रिक करने लगी, वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहे थे। बेयर क्या होता है, सहन करना। कॉन्शियस प्रिक करने का मतलब होता है आत्मा का आपको बार बार अंदर से, आपकी आत्मा का आपको कहना कि आपने गलत किया है, आपने गलत किया है। इसको हम कहते हैं प्रिकिंग ऑफ कॉन्शियस, ठीक है। तो उनकी जो कॉन्शियस थी, कॉन्शियस मीन्स उनकी जो आत्मा थी, ये स्पेलिंग होते हैं कॉन्शियस के, इसको कौन साइंस नहीं बोलना, ठीक है। प्रिक करना यानी कि आपकी आत्मा का आपको बार बार से धिक्कारना, आपको बार बार से बोलना कि तुमने गलत किया, गलत किया है। तो जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें अंदर से वो आवाज़ आती है हमारे मन से, दैट इज़ प्रिकिंग बाय द कॉन्शियस। तो हमारे उनकी जो कॉन्शियस है वो उन्हें प्रिक कर रही है कि तुमने गलत किया है, और वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहे, यानी सहन नहीं कर पा रहे। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। अब वो कहते हैं कि मैंने ये कसम खा ली, मैंने सोच लिया अपने मन में, रिजॉल्व कर लिया कि मैं कभी भी आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, ठीक है। तो रिजॉल्व मीन्स उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया अपने मन में। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। मेड अप माई माइंड अगेन, इट मीन्स टू डिसाइड, मेड अप माई माइंड टू डिसाइड। अब वो कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने फादर के सामने अपनी इस गलती को कन्फेस करूँगा। कन्फेस मीन्स एडमिट करना, मानना अपनी गलती को। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे में डेयर नहीं था, हिम्मत नहीं थी अपने फादर के सामने जाके इस बात को बोलने की। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी, आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम। अब वो कहते बात ये नहीं थी कि मैं अपने फादर से डर रहा था कि वो मुझे मारेंगे,
वो कहते मैं इस बात से डर रहा था कि मेरे फादर को कितनी पेन होगी, उनका दिल कितना दुखेगा ये जान के कि मैंने ऐसा किया। सो आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन। सो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लेटर ऑफ कन्फेशन लिखेंगे, ठीक है, एक लेटर में अपनी सारी गलती मेंशन कर देंगे, एडमिट करेंगे। In this note, not only did I confess my guilt, but I also asked adequate punishment for it. अब वो कहते कि एक मैंने नोट लिखा, उसमें मैंने अपना सारा कन्फेशन लिख दिया, अपना गिल्ट मान लिया कि मेरी ये गलती है, प्लस मैंने उसके लिए अप्रोप्रिएट, एडिक्वेट होता है करेक्ट, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट भी मैंने उनसे मांगी कि मुझे पनिश किया जाए। आई ऑल्सो प्रॉमिस, अप्रोप्रिएट एडिक्वेट का मतलब है कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आई ऑल्सो प्रॉमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और कहते हैं मैंने उस चिट्ठी में ये भी लिख दिया कि मैं फ्यूचर में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर। ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग, अनदर वर्ड सिनोनियम, ठीक है इसका। तो कहते कांपते हुए हाथों से मैंने वो कन्फेशन अपने फादर को दे दिया। ही रेड इट एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स वेटिंग द पेपर। अब वो कहते हैं उन्होंने इसको पढ़ लिया। अब इसको हम रेड बोलेंगे, इस वर्ड को हम रीड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्टोरी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट में स्पेलिंग तो इस वर्ड के वर्ब के सेम ही रहते हैं, लेकिन हम इसको रेड बोलते हैं। अगर यही V1 होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तो हम इसे रीड कहते, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो हम इसे रेड बोलेंगे। ही रेड इट, अब वो कहते हैं उन्होंने वो लेटर पढ़ ली। पर्ल ड्रॉप्स, यहाँ उनके टीयर्स को बोला गया। तो वो महात्मा गांधी के जो फादर हैं उनकी आंखों में से टीयर्स आ गई, और ट्रिकल डाउन द चीक्स मतलब कि उनकी चीक से नीचे होते हुए वो कहाँ गिरे जाके उस पेपर के ऊपर, और उस पेपर को वेट कर दिया, गीला कर दिया उस लेटर को। वी कैन सी दैट इन द पिक्चर। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लेंस्ड माई हार्ट एंड वॉश्ड अवे माई सिन। अब वो कहते मेरे फादर जब उसे पढ़ के रो पड़े तो मेरा पूरा दिल जो है वो साफ़ हो गया, और मेरा जो पाप था वो धुल गया, जो मैंने सिन यानी पाप किया था वो धुल गया पूरा। यानी कि उनके फादर ने उनकी पूरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, वो मान गए कि मेरा बेटा जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, वो दोबारा फ्यूचर में कभी चोरी नहीं करेगा, और पहली बार करके वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है, पछता रहा है। A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. अब कहते हैं purest type of repentance क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्योर जो आप रिपेंट करते हो या आपको पछतावा होता है वो किस तरह का होता है? वो सिर्फ सॉरी कहना नहीं होता। सॉरी का मतलब ये नहीं होता कि मैं आई एम सॉरी कि मेरे से गलती होगी, इसका मतलब ये भी होता है कि मैं दोबारा इसे रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल लोग सॉरी कह के उसी गलती को 10 बार और कर देते हैं। तो यहीं पे वो यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में कि एक क्लीन कन्फेशन, क्लीन मीन्स जो प्योर हार्ट से आपने कोई किसी से कन्फेशन किया हो, एडमिट किया हो कि मैंने गलती की है, और साथ में आप प्रॉमिस करो कि मैं ये गलती दोबारा कभी रिपीट नहीं करूँगा। यही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिपेंटेंस है, ये सच्चा पछतावा होता है। अगर हम उस एक गलती के लिए सॉरी करके उसको बार बार करते हैं तो इट मीन्स हम उसके लिए सॉरी फील कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं सामने वाले के सामने। दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा। अब वो कहते हैं ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन था अहिंसा का, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट लेसन का मीनिंग क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट लेसन मीन्स जिसको करके दिखाया जा सके, कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी किस चीज़ की? अहिंसा की, कि उनके फादर ने उनको बिल्कुल भी मारा नहीं और उन्हें अंडरस्टैंड किया। अहिंसा इज़ नॉन वायलेंस, ठीक है। हिंसा हम कहते हैं हिंसा हुई है वहाँ पे, यानी वायलेंस हुआ है। और हम सबको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे। ही यूज़ टू फॉलो नॉन वायलेंस अ लॉट। वो कभी किसी को मारने के लिए, कभी कोई किसी को पीटने के लिए या कोई बॉम्ब गिराने के लिए या गोलियां चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते थे। वो इस चीज़ के बहुत ही अगेंस्ट थे। तो यहाँ से पता चलता है कि वो किस तरह से इन चीज़ों से ये चीज़ें उनकी लाइफ में एंटर हुई। तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उन्हें लगा उनके पापा उन्हें बहुत मारेंगे, लेकिन उनके फादर ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा, और वो इस चीज़ से भी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा मीन्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुई है। ये एक प्रैक्टिकल लेसन मिला उन्हें अहिंसा का, कि नॉन वायलेंस से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, बातचीत से भी मसले सुलझ सकते हैं। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब गिराना, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना ही ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी कमिंग सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।